एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इस चैनल पे। और मैं कुलदीप साहू आ चुका हूं फिर से पूरी एनर्जी के साथ एक नए वीडियो के साथ। और आप सबको पता है आज का वीडियो होने वाला है काउंसलिंग पे, नीट 2022 काउंसलिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 की काउंसलिंग में क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किन किन स्टेप्स में काउंसलिंग होता है, हर एक चीज का एक प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको आपको यहाँ पे देखना है कि डिग्री कोर्सेज वाइज किस तरीके से काउंसलिंग बटा हुआ है। आप एमबीबीएस में, बीडीएस में, वेटनरी में, आयुर्वेदा में, बीएमएस के लिए, आप यूनानी मेडिसिन के लिए, यौगिक साइंस, नेचुरोपैथी के लिए, सिद्धा के लिए, आप किसी भी काउंसलिंग के लिए बात करें, आज हम हर एक चीज पर गौर करेंगे। और आपको ये चीज कह दूं, आज आप जब वीडियो खत्म होगा तो आप ये जरूर बोलोगे कि यार बंदे ने कमाल कर दिया। इतना नॉलेज दूंगा आज आपको कि आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। और फिर भी कोई डाउट आता है यार, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। तो आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बात करूंगा ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। हमारे इंडिया के अंदर में काउंसलिंग के दो मेजर रास्ते निकलते हैं, ऑल इंडिया और स्टेट। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है 15% के लिए। 15 कैसे समझाऊं कि अगर पूरे ऑल इंडिया में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की जितनी है, उसका 15% जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से फिल होता है, पहली चीज। ठीक है। और जो 85% कोटा है वो स्टेट कोटा से फिल होता है। अब पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना। पहले के समय में ऑल इंडिया कोटा सबसे पहले होता था। ऑल इंडिया कोटा आई मीन ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले हो जाता था और उससे 15% सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। ऑल इंडिया का राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, और उसमें जितनी सीटें भरी उन सीटों को ऑल इंडिया के लिए अलॉट कर दिया जाता था। और जो जो सीटें थोड़ी मोड़ी सीटें जो बच जाती है ऑल इंडिया से, उनको स्टेट के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। देन वो जो बची हुई सीट है वो स्टेट कोटा से फुलफिल किया जाता था पहले के समय। आज का सिनेरियो 2022 में ये चीजें बदल चुकी है। होगा क्या, 15% कोटा जो ऑल इंडिया से आपको अवेलेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही भरेगा, चाहे उसके लिए आपको 4-5 चाहे जितनी काउंसलिंग करना पड़े। चार होता है, ऑल इंडिया का राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, स्टे वैकेंसी। उसके बाद भी अगर कोई सीट बढ़ जाए तो वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके लिए एक अलग से स्पेशल मॉप राउंड, ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, वहीं पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से उसको फिल किया जाएगा। तो ये एक नया इंपॉर्टेंट मैसेज भी था आप लोगों के लिए कि भाई 15% ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होगा, कोई भी ट्रांसफर ऑल इंडिया से स्टेट में या स्टेट से ऑल इंडिया पे नहीं होता है। पहली चीज आप समझ गए। अगले स्टेज पर बढ़ते हैं। डिग्री वाइज भी काउंसलिंग बटा हुआ है। अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग पे जाना है तो अभी जो हम काउंसलिंग पे डिस्कस करेंगे वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए होगा। बीएमएस में जाना है आपको, आयुर्वेदा में जाना है, नेचुरोपैथी यूनानी पे जाना है, अगर उस तरफ यौगिक साइंस पे अगर आपको जाना है तो आपको आयुष में काउंसलिंग करना पड़ेगा। आयुष काउंसलिंग के थ्रू उसका एक अपना एक पोर्टफोलियो है, वहां पर आपको काउंसलिंग करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगेन वही प्रोसेस होगा, अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वेटनरी पे जाना है, अगर आप एनिमल लवर है या आपके नंबर थोड़े कम हो गए, आपको एमबीबीएस नहीं मिल सकता, बीडीएस में इंटरेस्ट नहीं है, आयुर्वेदा आपको शायद वेटनरी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वेटनरी साइंस की अपनी एक अलग काउंसलिंग होती है, आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना होगा। तो यार डिग्री वाइज भी काउंसलिंग है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए मेजर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आयुष काउंसलिंग से आपको बीएमएस में एडमिशन मिलेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वेटनरी साइंस के लिए आपको एक अलग काउंसलिंग मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। अब ध्यान से समझना, अब अपन एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग को काफी डिटेल में लेते हुए चलेंगे। हम एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है उसको हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे। तो समझना, एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए हमको एमसीसी के वेबसाइट पे जाना होता है। एमसीसी www.mcc.nic.in ये वेबसाइट है जहां से आप अपने काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, एमसीसी एक ऐसा वेबसाइट है जिसे 5 अलग अलग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है। कौन से 5 अलग अलग कॉलेजेस, ध्यान से सुनना, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, एम्स, जिपमर, गलती मत करना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक BHU एंड AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड द लास्ट वन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हर स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी एमसीसी के थ्रू ही फिल होते हैं। तो ये 5 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जो एमसीसी की वेबसाइट से ही कंसिल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, प्रोसेस एंड स्टेप्स।
काउंसलिंग कितने स्टेप्स में होगा? 4 स्टेप में होगा। क्या क्या प्रोसेस होगा अब हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में बता दूं 4 स्टेप के बारे में। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको फी पे करना होगा, देन आपको कॉलेज का प्रेफरेंस डालना होगा, और चौथा स्टेप होता है जो एमसीवी खुद खुद करता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है। 4 स्टेप में काउंसलिंग कंप्लीट होता है। पहले स्टेप पे बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन। देखिए यार, जैसे तुमने नीट का रिजल्ट जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, नाम भरा, फादर नेम भरा, मदर नेम भरा, अपना मोबाइल नंबर भरा, ईमेल आईडी भरा, और जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन जो भरी, वो सब चीज तुमको रजिस्ट्रेशन के टाइम भरना है। एमसीसी की वेबसाइट में जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, आपको मिलेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, फर्दर आपको लॉग इन करने में काम आएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। देन फर्दर आपको एमसीसी नोटिफाई करता है, हर एक स्टेप के लिए आपको एमसीसी बताता रहेगा, नोटिफाई करेगा, प्रॉपर डेट देगा। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए डेट दिया, आफ्टर फ्यू डेज आपको अब क्या कहना चाहिए, पेमेंट के लिए आपको डेट बताएगा, तो वहां पर आपको फिर पेमेंट गेटवे देगा, आपको पेमेंट करना होगा सेकेंड स्टेप में, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरीज होते हैं, उनके लिए लगभग 11,000 रुपए, जो पुराना डेटा है वो बता रहा हूं आपको, 11,000 रुपए आपको पे करना होगा काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 11,000 रुपए अनरिजर्व्ड कैटेगरीज को लगता है, ठीक है ना। और जो ओबीसी वाले होते हैं, एसटी एससीज होते हैं, या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 5,500 रुपए लगता है। ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो काउंसलिंग में जो आपको अभी देना पड़ेगा जब पेमेंट गेटवे ओपन होगा, तो उस वक्त में आपको ये अमाउंट तो देना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द अमाउंट रिफंडेबल होता है। जैसे 11,000 है, तो 11,000 में 10,000 रुपए आपको वापस हो जाएगा, 1,000 रुपए आपके काउंसलिंग का जो अमाउंट होता है उसको वो लोग रख लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही 5,500 में 5,000 रुपए उन्होंने रखा, 500 रुपए फी के रूप में उन्होंने ले लिया। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो पैसा रिफंड नहीं करते हैं। अगर आप उनको रिफंड के लिए बोलोगे भी, तो वो कहेंगे कि तुमने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी, वो तुम्हारी गलती, हम रिफंड नहीं करेंगे। तो वही चीजों को मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखना। ये हमारा दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप होता है फी पेमेंट के बारे में। तीसरा पॉइंट होगा हमारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। एमसीसी आपको नोटिफाई करेगा उस, और आपको पर्टिकुलर 10 से 15 दिन का वक्त देगा, उस बीच में आपको लॉगिन करना है, और आपको वापस से जाकर अपना चॉइस, अपना प्रेफरेंस देना है कि आपका कॉलेज का प्रेफरेंस क्या है, कौन से कॉलेज को कहाँ कहाँ पे आप रखना चाहते हो, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, है ना। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि आपने काउंसलिंग में टोटल 10 कॉलेजेस को चूज किया। वैसे मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के समय आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस चूज कर सकते हो। हमारे इंडिया के अंदर में 300 साढ़े 300 नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, आप सबको भी लिस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 कॉलेजेस हैं, 10 में से मान लो कि 5वें नंबर पे आपने किसी सेंट्रल लेवल का कॉलेज रख लिया, 6वें नंबर पे आपने अपना स्टेट कॉलेज रखा, 5वें नंबर पे कोई अच्छा कॉलेज रखा सेंट्रल लेवल का, और 6वें नंबर पे स्टेट कॉलेज रखा, और आपके नंबर इतने हैं कि आप 5वें पे के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन आपको 6वां चाहिए। और जब आप काउंसलिंग में जब ये प्रेफरेंस डाल दोगे, और जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, तो पांचवा जो कॉलेज है वो आपको अलॉट होगा, ना कि 6वां। और फिर तब आप बोलोगे ना कि नहीं, मुझे तो अपने स्टेट में रहना है, मुझे 6वां कॉलेज अलॉट करो, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मानेंगे नहीं, और पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि एक बार अगर सीट अलॉट हो गई किसी भी राउंड में, अगर एक बार सीट अलॉट हो गई किसी भी राउंड में, तो उसको बदलना इम्पॉसिबल है, आप नहीं बदल सकते। इस वजह से ये जो सीट अलॉटमेंट और ये जो सीक्वेंसिंग का प्रोसेस है, बहुत ध्यान से करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके नंबर अच्छे थे, जिनके पास बहुत अच्छी रैंकिंग रही, उनको लो रैंक का कॉलेज मिला, और जिनके रैंक नॉर्मल एवरेज था 580 90 600 वाले, उनको बहुत ही अच्छा रैंक का कॉलेज मिल जाता है। तो इस गेम को ना बहुत सोच समझ कर खेलना। मैं कोशिश करूंगा कि कॉलेज का सिलेक्शन किन 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 प्रेफरेंस पर, क्या क्या रेफरेंस लेकर किया जाना चाहिए, एक पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ। बट स्टिल आप अपना खुद का अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मेजोरिटी होता है ना, कॉलेज का सिलेक्शन आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, आपका जो आप जहां रहते हो वो सिटी पे है, कहाँ पे है, कैसा है, कौन सा स्टेट में, हर एक चीज, है ना। तो मोर ओवर ये आप पर डिपेंड करता है, बट स्टिल क्या कैसे, वो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूंगा किसी अगले वीडियो में, है ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि यार
ये चॉइस फिलिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10-15 दिन का वक्त मिलेगा, आप अपना प्रेफरेंस सेट करेंगे, उसके बाद में आपको चॉइस लॉकिंग के लिए आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट तक आपको उसको लॉक कर लेना है। एक बार अगर आपने प्रेफरेंस को लॉक कर लिया, जो कॉलेज का जो प्रेफरेंस दिया होगा उसको एक बार लॉक कर लिया, तो फिर दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगेन बहुत ध्यान से, बहुत ही दिमाग लगाकर इस गेम को खेलना है ना। ये होगा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आपका होगा जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, एमसीसी सीधा आपको रिजल्ट देगा आपके काउंसलिंग का, लेकिन इसका रिजल्ट आपको नीट की तरह एक सिंगल पीडीएफ में या आपका अकेले का रिजल्ट नहीं आएगा। काउंसलिंग का रिजल्ट एक कॉमन पीडीएफ में आता है, जहां पर ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर लाख 10 लाख जितने बच्चों ने भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, उन सब का नाम और उनका उनका जो मार्क्स है, उनकी जो रैंकिंग है, उनका कॉलेज का नाम, कहाँ उनको अलॉट हुआ है, हर एक चीज एक सिंगल पीडीएफ में होके आता है ना। तो ये होता है चौथा स्टेप जहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब जो फाइनली यार रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट ना हो। अब ना यार यहाँ पे दो सिनेरियो बनती है, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, मतलब कॉलेज अलॉट हुआ हो या कॉलेज अलॉट ना हुआ हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, है ना। इन केस अगर आपको एडमिशन नहीं हो पाया, कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकेंड राउंड के लिए ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करो। स्टेट के फर्स्ट राउंड भी उसी समय पे आ जाता है, आप उसमें चला जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, यहाँ पे अपग्रेडेशन नाम की एक चीज होती है। अगर आपको मैं अपग्रेडेशन थोड़ा समझा दूं, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक आई मीन ऑल इंडिया काउंसलिंग के पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, लेकिन आपको उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में, या आप कोई और कॉलेज चूज करना चाहते हो कुछ किसी भी वजह से, तो आप पहले राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ वहां जाओ, वहां पे एडमिशन लो और अपग्रेडेशन का प्रोसेस उस कॉलेज में करवा दो। और अपग्रेडेशन में ये लिखा होता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसके लिए वो आपको एलिजिबल करवाएंगे। अक्सर होता क्या है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के पहले राउंड में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो जिस कॉलेज में एडमिशन आपका पहले राउंड में हुआ, वहां पर जाके आपको अपग्रेडेशन कराना होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर आपका आपका अलॉटमेंट भी हो गया लेकिन आपको कॉलेज नहीं जम रहा है, अपग्रेडेशन कराओ और सेकेंड राउंड ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करो। अब देखो, ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, सेम प्रोसेस होगा, बस इतना याद रखो कि आपको पहले का जो दो स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन वाला और फी पेमेंट, ये दोनों आपको नहीं करना है। तीसरा चौथा आपको करना होगा, चॉइस फिलिंग आपके पास होगी। इंपॉर्टेंट बात समझो, बहुतों को ये लगता है, ध्यान से सुनना, बहुतों को ये लगता है कि यार जो राउंड वन में जो चॉइस फिलिंग की है ना, वही चॉइस फिलिंग आपको राउंड 2 में रखना है, या वही चॉइस फिलिंग राउंड 2 में ऑटोमेटिक आता है। बट ऐसा नहीं है, एकदम से ऐसा नहीं है। ध्यान दो, स्वास्थ्य संबंधित सूचना, क्या बोल रहा हूं, आपको राउंड 2 में फिर से प्रेफरेंस डेवलप करना होगा। राउंड 2 में आपको जो कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वापस से आपको सेट करने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला, मान लो आपको 5वां कॉलेज मिला, तो राउंड 2 में 5 के ऊपर में जितने 4 कॉलेजेस है सिर्फ वही आपको अपग्रेडेशन के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो कॉलेज चाहो उस कॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में भर सकते हो, ठीक है ना। ये एक डाउट होता है, तो इसको मैं क्लियर करना चाह रहा था। अब एक और सिनेरियो देखते हैं कि यार ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना भी बहुत सर दर्द है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो के अंदर में सारी चीजें आपको बता दूं, तो ध्यान से समझना, और ना समझ में आए तो एक बार रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं समझता हूं, पहले एक बार में समझ में नहीं आता है। देख एक और सिनेरियो देख, मान ले कि तेरे को ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में तेरे को कॉलेज अलॉट हो गया। अब तू ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के में भी कॉलेज को लेना नहीं चाह रहा है, तूने कॉलेज को छोड़ दिया, तो उस सिनेरियो पे क्या होगा? तेरे को जो तेरा 10,000 का रिफंडेबल मनी था वो वापस नहीं आएगा। एक चीज, अगर तूने ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद भी तूने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो तेरे को 10,000 रुपए वापस से रिफंड नहीं होगा, वो फीड हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में तू सेलेक्ट हो ना हो, तेरे को स्टेट के सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में बैठने को नहीं मिलेगा। दो ड्रॉबैक मैं आपको बहुत बता रहा हूं, और ये दोनों ड्रॉबैक बहुत बड़ी चीज है।
आपको ना स्टेट के सेकेंड राउंड में बैठने को मिलेगा, ना आपका 10,000 रुपए रिफंड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करो यार कि सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज मिले उसको उठा लो, इट इज मच मोर बेटर। क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मॉपअप राउंड में अगर ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में भी खेलना चाहोगे तो भाई किसी भी कॉलेज में देखना मॉपअप के लिए 1 या 2 सीट्स बची होती है, मुश्किल से 1 सीट बचा होगा, उस 1 सीट में पैर रखने की जगह होगी, तुम खुद सोच के देखो, दिमाग लगाओ। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर मॉपअप राउंड ही नहीं होता। क्यों भाई, सीट ही नहीं बचती। कहां से तुम राउंड खिलवाओगे? अलग से चेयर थोड़ी लगवा लोगे, चेयर सिस्टम तो नहीं है ना। तो बात को समझो, सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है ना, चुपचाप ले लो, ना स्टेट राउंड के भरोसे रहो कि वो आपको अलाउ नहीं करेगा, और भाई तुमको पैसा रिफंड होगा नहीं अगर तुमने कॉलेज छोड़ दिया। फिर जब मॉपअप राउंड, अगर बाई चांस अगर आप ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में खेलना चाहते हो, है ना, वापस से, तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन केस कॉलेज सेकेंड राउंड में, ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया, अलॉटमेंट होने के बाद छोड़ा, और तो आपका एक तो 10,000 रुपए चला गया। उसके बाद अगर यहाँ पर मॉपअप राउंड में वापस से खेलना है तो वापस से रजिस्ट्रेशन करा, वापस से तू फी पेमेंट कर, और मॉपअप राउंड के लिए फिर पार्टिसिपेट कर, फिर चॉइस फिलिंग कर। तो यार बहुत एकदम से परेशानी है ना। एक अकेले सीट के लिए तेरे को वापस से लड़ना पड़ेगा। इट इज बेटर, इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट एंड इट इज ऑलवेज सेफ। एक सेफ रास्ता होता है कि भाई तुम ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में चुपचाप जाओ और कॉलेज में एडमिशन ले लो। ये पूरा एक इंफॉर्मेशन था यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हो तो मैं बोलूंगा कि आप वीडियो को रिपीट करके देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि समझना इसको थोड़ा मुश्किल है ही। दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर में। अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस में के कॉलेजेस में सिलेक्शन लेना हो, एडमिशन लेना हो, तो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखो काउंसलिंग में बहुत ज्यादा, अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हैं और आपको डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं लगता है ना, थोड़ा अगर कैटेगरी वाइज हो तो आपको थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ सकता है। बट ध्यान से सुनो क्या क्या आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट लगेगा, क्लास 12 का सेम सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा। आपने जब नीट का फॉर्म भरा होगा उस समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, फॉर्म भरने मींस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक प्रिंटेड रिसिप्ट मिलेगा एप्लीकेशन के नाम पे, वो आपको साथ लेके जाना है। उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले, आप एडमिट कार्ड को भी वहां पे रखोगे। देन आपने एग्जाम दिलाया, आपका रिजल्ट आया होगा तो आपको नीट का स्कोर कार्ड भी आपको वहां पे लेके जाना है। देन स्कोर कार्ड आ गया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, वो आपको ईमेल पे आएगा। उस चीज को भी आपको रेडी रखना है प्रिंट आउट करके, है ना। इसके बाद आपको और क्या लग सकता है, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, और साथ में आपको प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर आपको पैन कार्ड या फिर आपका जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट इन द सेंस हाँ वही पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो इनमें से तीनों में से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से किसी को भी आप अपने प्रूफ के लिए लेके जा सकते हो। तो इतने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग के अंदर में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार ये काउंसलिंग का पूरा सिस्टम, नहीं समझ में आया मैं फिर से बोलूंगा, इसको वापस एक रिपीट में देखना, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आज हमने कंप्लीट एक काउंसलिंग पर एक डिटेल्ड सेशन रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट में जाओ, मुझसे डाउट पूछो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम से में भी मुझे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, नीचे आपको आईडी दे रखा होगा, फेसबुक का भी आईडी दे रखा है, जहां आपको कनेक्ट करना हो वहां कनेक्ट कर सकते हो। मुझे मेल करना हो मेल भी कर दो, मुझे क्या, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने मुझे यहां तक देखा, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, तो इसके लिए यार हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक पूरे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद।